नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। आज तारीख है 24 सितंबर 2025 को द हिंदू पेपर में ये जो न्यूज़ आया है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो है न्यूज़ जो है इसके क्या मायने हैं, ये टॉपिक हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि ये जो न्यूज़ दिया गया है द हिंदू पेपर में, ये हमारे लिए जो इन्वायरमेंट का प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो है मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इवन ये टॉपिक हमारे लिए इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले तो ये समझा कि ये हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें न्यूज़ क्या दिया गया है? इसमें न्यूज़ ये दिया गया है कि इंडिया में इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट फॉर COP30, है ना। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं जो हमको समझने हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब इसको अगर हम हिंदी में देखें तो यहाँ पे कि भारत COP30 के लिए ऊर्जा दक्षता बढ़ा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इस टॉपिक को कि ये जो टॉपिक है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें समझनी हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोला गया है कि इंडिया विल सबमिट इट्स अपडेटेड, देखिए आप, इंडिया विल सबमिट इट्स अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड, एक सेकेंड है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना, NDCs। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो NDC है वो NDC होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि जो NDC है, NDC क्या होता है, किसे कहते हैं हम NDC। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, है ना। ये UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, इसलिए जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले कि इंडिया विल सबमिट इट्स अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDCs फॉर इट्स अराउंड द कमिटमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP13 इन ब्राज़ील ऑन नवंबर 10, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि यार भारत जो है NDC सबमिट करेगा, NDC है क्या, पहली बात तो ये आपके प्रॉब्लम आ रही होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है, अगर हम बात करें तो दूसरी समस्या यहाँ पे ये है, वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जो UN कॉन्फ्रेंस है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये COP30 बोलते हैं इसको। तो ये जो COP30 है ये क्या है ना, ये COP30 क्या है। तो अब ये COP30 का जो मीटिंग होने जा रहा है ये ब्राज़ील में होने जा रहा है, नवंबर 10 से जो है ब्राज़ील में ये होने जा रहा है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे पहले क्लियर करनी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि COP30 क्या है ना। तो देखिए क्या होता है कि जो जलवायु परिवर्तन की इस समय जो समस्याएं चल रही हैं दुनिया में, क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया जो जूझ रही है, तो क्या होता है कि एक एनुअल जो है, कह सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस होता है, और जो कॉन्फ्रेंस होता है जलवायु परिवर्तन के लिए उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जलवायु परिवर्तन के लिए ये जो मीटिंग होता है इसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। अब जो COP हो रहा है ये कौन सा COP हो रहा है, मतलब कौन सी बार हो रहा है, तो ये COP30 है ना। मतलब इससे पहले क्या हो चुका है, उससे पहले जो है 29 टाइम्स जो है ये हो चुका है। तो ये COP30 है। जलवायु परिवर्तन पर जब दुनिया के देश एक साथ मिलते हैं, आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये जो समिट हो रहा है ये एनुअल होता है, मतलब वार्षिक होता है, और UN क्लाइमेट समिट है। ये क्या बोलते हैं इसको, UN क्लाइमेट समिट, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है जलवायु सम्मेलन होता है। तो COP30 आपको समझ में आया कि COP30 क्या है। जो मैंने आपको एडिटोरियल से जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए थी, COP30 क्या होता है, और COP30 में क्या होता है, कंट्रीज़ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एंड सेट गोल्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। अपने गोल्स डिसाइड करते हैं
कि जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ना है, डिस्कशन होता है, क्या समस्याएं चल रही हैं। अब ये कहाँ हो रहा है? बेलेम में हो रहा है ना। कोप 30 कहाँ पे हो रहा है? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बेलेम ब्राज़ील में हो रहा है ना, 10 नवंबर से 2025 तक। अगली एक हमने आपका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो एनडीसीज हैं, राइट, एनडीसीज क्या होते हैं, है ना, नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होते हैं, हमें यहाँ पे ये समझना है। तो एनडीसीज की अगर मैं बात करूँगा, है ना, तो ये क्या है? ये प्लान है ना, कि जलवायु परिवर्तन की समस्या है, भाई हमारा कंट्रीब्यूशन, हर देश आएगा तो बोलेगा हमारा कंट्रीब्यूशन ये है, हमारा कंट्रीब्यूशन ये है। तो सब देश क्या करते हैं? अपना एक प्लान देते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन से कैसे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो ये हर देश का अपना क्या है? कमिटमेंट है। उसको क्या बोलते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसीज, है ना। यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। सो दीज आर प्लान सबमिटेड बाय कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। बात समझ में आई कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, इमिशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? हमारी जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को क्या करते हैं? उस क्लाइमेट में गर्मी बढ़ाते हैं। मतलब जो हीट है, हीट क्या करते हैं? हीट को ट्रैप करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं आपको पता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं। इसीलिए आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या है। तो एडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज एज ए पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। बात समझ में आई आपको कि जो एनडीसीज हैं, सभी देश अपना जो है कमिटमेंट देते हैं कि भाई हमारा हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, उसे हम एनडीसीज कहते हैं। अब ये एनडीसीज कब आया, है ना, ये किसका हिस्सा है, कब आया, एनडीसी की बात कब हुई? तो ये पेरिस एग्रीमेंट में हुई है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में हुई है। अब आप सोच रहे हो सर ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है? तो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है, ये भी एक तरीका का कोप है। अब ये इसमें क्या डिसाइड किया गया था? इसमें ये डिसाइड किया गया था फ्रांस में कि हम पृथ्वी का जो तापमान है ना, हम पृथ्वी का जो तापमान है हम उसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, है ना, और हम कोशिश ही करेंगे कि 1.5 से ऊपर न जाए। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब इंडस्ट्रियल पीरियड का मतलब क्या होता है? 1800, ठीक है, 1840, 1840, और इससे पहले क्या? 1760 से 1840 के बीच का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड है ये, है ना, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। तो इसके लेवल पे आप समझिए, यहाँ पे इसके लेवल पे मतलब इस यहाँ पे जो स्तर था उससे ये 2 डिग्री सेल्सियस मैक्स टू मैक्स बढ़ेगा, और कोशिश करेंगे कि हम इसको इतने से ज़्यादा न बढ़ने दें पृथ्वी का तापमान। कितनी बात समझ में आई? प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय रिड्यूसिंग इमिशन एंड प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी, है ना। ये पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? डिसाइड हुआ था। बात समझ में आई आपको सभी को? तो यहाँ पे एक एक चीज़ करके जो है, जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यार ये एनर्जी एफिशिएंसी तो आपको पता होगा भाई, है ना, कि एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई? एफिशिएंसी का मतलब होता क्या है? तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसे हम बोलते हैं कोप 21। क्या बोलते हैं? कोप 21। जैसे आप अभी कंफ्यूज होंगे, पूछेंगे कि सर ये कौन सा कोप था? तो ये कोप जो था वो कोप 21 था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, तो यहाँ पे कोप 21 था। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इमिशंस। मतलब कि ऊर्जा की जो कह सकते हैं प्रभावी ऊर्जा है ना, एफिशिएंसी का मतलब होता है जैसे हम काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी के साथ काम करें, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें, है ना। तो यूजिंग लेस एनर्जी, है ना, कम से कम एनर्जी का जो है, कम एनर्जी में हम ज़्यादा से ज़्यादा टास्क अपने कंप्लीट करें। जैसे अपने जो इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उनका क्या करें? उनको हम कम करें।
उसके बाद एक यहाँ पे टॉपिक है आगे, अच्छा हम आर्टिकल पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है एनडीसी मैंने आपको समझा दिए, फिर एनडीसी के बाद मैंने आपको बताया कोप क्या होता है, अभी कोप 30 हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोप 30 कब से हो रहा है, नवंबर 10 से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एनडीसी, द एनडीसीज आर रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन गोल सेट बाय कंट्री एज ए पार्ट ऑफ बीइंग सिग्नेटरी टू द पेरिस एग्रीमेंट। यही तो बताया था मैंने भी आपको, यही चीज़ तो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि पेरिस एग्रीमेंट है ना। उसके बाद मस्ट देखेंगे, मस्ट रेगुलेट देयर फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन टू कीप द ग्लोबल फॉर्म फ्रॉम हीटिंग 2 डिग्री सेल्सियस एंड as far as possible 1.5 degrees Celsius above that in pre-industrial times। तो ये मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया। देखिए ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने आपको अगला पैराग्राफ भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं, एज पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर एनडीसीज एवरी 5 years। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए क्या होता है कि एनडीसीज जो है, हमने हमारे जो कमिटमेंट किए हैं वो हर 5 साल में क्या होते हैं, हर 5 साल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए कि हर 5 साल में हमारे एनडीसीज क्या होते हैं, ये हमें क्या करने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम हमारे जो एनडीसीज थे कब थे, 2022 में थे, है ना। फिर हमको जो है ये क्या करने, 5 साल, तो 5 साल जोड़िए, तो 5 साल का मतलब क्या हो गया, 5 साल का मतलब है, देखिए इसमें लिखा ना, इंडिया लास्ट अपडेटेड इट्स एनडीसीज इन 2022, है ना। 2022 में हमने क्या किए थे, अपडेट किए थे। 15 में हमने किए थे, एनडीसीज की बात की थी, फिर हमने 22 में अपडेट किए। और अच्छा इसमें एनडीसीज में हमने क्या कमिटमेंट किया था, व्हेन इट कमिटेड टू रिड्यूस द इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45%, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने क्या किया था, कमिटेड किया था, क्या कमिटेड किया था, टू रिड्यूस द इमिशंस, हम क्या करेंगे, अपना उत्सर्जन कम करेंगे, हमने प्रतिबद्धता जाहिर की थी, कमिटमेंट कर दिया था, ओ भाई हमारा कमिटमेंट है ये कि हम जो है क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को उसका जो इंटेंसिटी है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, इमिशंस कम करेंगे, ठीक है। जीडीपी ऑफ इट्स जीडीपी बाई 45%, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये जीडीपी बाई 45% ये क्या होता है, मतलब ये समझ में नहीं आया सर, क्या क्या भूल क्या रहे आप, ऑफ 2025 लेवल, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा कि हमारा जो जीडीपी है ना, जीडीपी का मतलब क्या होता है, अब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, है ना, सकल घरेलू उत्पाद जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जीडीपी का मतलब क्या होता है कि कुल कह सकते हैं कि जो हमारी जैसे जीडीपी है, हमारी जीडीपी कितने परसेंट ग्रो कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में जब हम विकास करते हैं, जब हमारी जीडीपी ग्रो करती है ना, तो वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है ना टोटल, कि मतलब आप पहले कितना कमाते थे, पहले मान लिया आपकी दुकान थी, पहले आप 5 रुपये कमाते थे, फिर उसके बाद फिर आप कितने कमाने लगे, 5 रुपये के बाद 50 रुपये कमाने लगे, 50 रुपये के बाद 500 कमाने लगे, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ना, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, एक बड़ी अर्थव्यवस्था आप बनते जा रहे हैं। फिर पता चला कि आप 5 लाख रुपए कमाने लगे, तो आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट, आपकी ग्रोथ रेट क्या है ना। तो जैसे हमारे देश में जो कुल वस्तुएं सेवाएं हैं, इन सब का जो मूल्य होता है, टोटल होता है ना, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाती है। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, है ना, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो हमने ये बताया था कि हमारी जो इमिशन इंटेंसिटी है, हमारी जो उत्सर्जन कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि हम जो अपना विकास करेंगे, जो अपना डेवलपमेंट करेंगे, है ना, उसमें हमारी जो इमिशन इंटेंसिटी है ना, हम विकास करते समय, क्योंकि हाँ देखिए डेवलप कंट्रीज ने तो विकास कर लिया, डेवलपिंग कंट्रीज को तो करना बाकी है भाई, है ना। हमारे पास तो, हमको अभी डेवलप मतलब विकास की अवस्था में है हम लोग। तो हमारा जो उत्सर्जन होगा हम क्या करेंगे, हमारे उत्सर्जन को हम जीडीपी
कि 45% जो है उसको हम कम करेंगे, मतलब हम विकास भी करेंगे लेकिन हमारी जो इंटेंसिटी है, हमारी जो तीव्रता है प्रदूषण की, उसको हम 45% कम करेंगे। क्या ये बात समझ में आई है ना? मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए इसको हम पहले इसी को हम देख लेते हैं कि कार्बन इंटेंसिटी जो है, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। रुकिए, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन इमिशन इंटेंसिटी क्या होता है ना, यही तो टर्म है ना अभी। उत्सर्जन तीव्रता का मतलब है कि हम इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं आपको। उत्सर्जन तीव्रता का मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी के एक हिस्से में कितना कार्बन प्रदूषण निकलता है। आसान भाषा में यह बताता है कि हम कितना प्रदूषण पैदा करते हैं जब हम पैसा कमाते हैं या चीज़ें बनाते हैं, है ना। तो यह कुल प्रदूषण को कम करने के बारे में नहीं है ना, कि हम प्रदूषण कम, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है, इमिशन जो इंटेंसिटी है, कि जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, यानी जब हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं या बनाते हैं, तब भी प्रदूषण को क्या किया जाए, कम रखा जाए। मतलब अगर एक ज़्यादा फैक्ट्री ज़्यादा सामान बनाती है लेकिन प्रदूषण को क्या करती है, कम रखती है, तो उसकी उत्सर्जन तीव्रता क्या है, उसकी उस इंटेंसिटी जो है वो क्या है, कम है। मतलब पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए ज़्यादा काम कर रही है। क्या ये बात समझ में आई आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ? ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित रखना। ठीक है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित रखना। अभी यही चीज़ जो है इंग्लिश में यहाँ पे दी गई है कि व्हाट इज इमिशन इंटेंसिटी, इट मीन्स द अमाउंट। अब ऐसा कीजिए, इसको जो है मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। चलिए तो हम अपने पुराने मुद्दे पे आते हैं, हम जो एडिटोरियल का जो एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को समझे हैं कि व्हेन इमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% ऑफ 2005 लेवल। ओके, चलिए सोर्स हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पावर्स कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। देखिए हमारी जो बिजली की पावर है, जो विद्युत पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो क्या होगी, उसकी जो होगा, जो सोर्स होगा, आधी है ना, हम क्या करेंगे, हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लेंगे। देखिए कोई आदमी जब विकास करता है, कोई देश विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, तो उसको बिजली की जरूरत पड़ती है। और बिजली हमारी किससे बनती है, कोयले से बनती है ना। कोल है, कोयल क्या करता है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल कौन से फ्यूल होते हैं, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। तो इनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है। तो हमने टारगेट क्या किया कि हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर जो कैपेसिटी है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करेंगे। हमने कमिटमेंट किया है, बोलो कमिटमेंट किया है कि नहीं किया है? तो हम किससे करेंगे, सोलर से करेंगे, है ना, विंड्स, है ना। ये सब जो है, जो कह सकते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल है ना, जिनसे पोल्यूशन नहीं होता है। एंड क्रिएट ए कार्बन सिंक। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, कार्बन सिंक, है ना। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कि कार्बन सिंक जब आपको नहीं पता है कार्बन सिंक क्या होता है तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। कार्बन सिंक क्या होता है, ऑफ एट लीस्ट 2 बिलियन टन्स। देखिए आप, एट लीस्ट 2 बिलियन टन्स बाय 2030। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कार्बन सिंक, कि कार्बन सिंक क्या होता है। ये देखिए, कार्बन सिंक ऑफ एटलीस्ट, भारत का कमिटमेंट क्या है, ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन टन्स बाय 2030। तो कार्बन सिंक को हम समझते हैं कि कार्बन सिंक एक्चुअली होता क्या है ना। तो देखिए कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा इसको इरेज कर दूँ, ये गलत हो गया है ना। चलिए, कार्बन सिंक, देखिए कार्बन सिंक का मतलब होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, CO2 की हम बात करते हैं। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जिसे हम CO2 कहते हैं, ये क्या करती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है ना। तो पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ CO2, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। तो क्या होता है कि अगर हमारे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, है ना, नेचुरल सिस्टम, जैसे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हमने लगा दिए, तो इससे क्या होगा, ये पेड़ क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, ले लेंगे, है ना। तो ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ये क्या करेंगे, ये फॉरेस्ट क्या करेंगे, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन सिंक कहते हैं। बात समझ में आई बेटा?
इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन सिंक कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने कार्बन सिंक की बात की। अब यहाँ पे देखिए आप कि कार्बन सिंक की मैंने बात की, उसके बाद इमिशन इंटेंसिटी मैंने आपको समझा दिया ऑफ द जीडीपी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिटेड पर यूनिट ऑफ जीडीपी एंड डज नॉट मीन्स अ रिडक्शन इन नेट इमिशन। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। इमिशन इंटेंसिटी ऑफ द जीडीपी है ना, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिटेड पर यूनिट ऑफ जीडीपी। पर यूनिट जो है जीडीपी, मतलब हमने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दिया है ना। तो यहाँ पे एज ऑफ दिसंबर 2023 इंडिया रिपोर्टेड द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट गवर्निंग बॉडी दैट द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी हैड बीन रिड्यूस बाय 33%। देखिए 33% बिटवीन 2005-2019। तो भारत ने अपनी जीडीपी का जो रिड्यूस किया है, क्या इमिशन, वो कितना किया है, रिड्यूस बाय 33%। हमने 33% इसको रिड्यूस कर लिया है, कम कर लिया है ना, क्या 2005 से 2019 के लेवल को। अच्छा, दिस जून इंडिया रिपोर्टेड इंस्टॉलिंग एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, है ना। तो हमने क्या किया है, हमने जो है 50% का टारगेट जो है हमने इंस्टॉलिंग, मतलब हम 50% का जो टारगेट है जो अपने बिजली का, वो हम क्या कर रहे हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से कर रहे हैं, है ना। प्लेनेट गेटिंग वार्मर, गर्म हो रहा है भाई हमारा पृथ्वी, है ना, तापमान। तो एनडीसीज आर ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस दिस ईयर। तो सभी देश क्या करेंगे, एनडीसी शामिल करेंगे, हाँ भाई हमारा कमिटमेंट ये है, हमारा कमिटमेंट ये है, ऐसे करके है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी कमिटमेंट्स कंट्रीज़ ने किए हैं, है ना, कि सारे जो कंट्रीज़ हैं वो कमिटमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो कमिटमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईयू की बात करते हैं सबसे पहले। ईयू क्लाइमेट टारगेट लूम्स। ईयू जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, वो क्या कर रहे हैं, येट टू अनाउंस, उसको घोषणा करनी है अभी, है ना, क्या करनी है, 2035 टारगेट, 2035 टारगेट करके उसको घोषणा करनी है कि इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म गोल टू बी नेट जीरो, है ना, बाय 2050। तो यहाँ पे जो है 2050 तक क्या करना है, उसका क्या गोल है, नेट जीरो का 2050 तक है, और हमारा गोल क्या है, 2070 तक का है, ठीक है, 2017 तक का है। क्या बेटा समझ में आया आपको? यही चीज़ आपको समझनी है कि जो जो देश हैं, है ना, जो जो देश कह सकते हैं कि अपना अपना टारगेट लेके बैठे आएंगे कि भाई हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है। तो ये चीज़ हमको समझनी है कि भारत ने क्या टारगेट किया है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है जो हमको यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे जो नेट जीरो की जो बात चल रही है ना, जो नेट जीरो की बात चल रही है कि नेट जीरो होता क्या है, नेट जीरो किसे कहते हैं। तो नेट जीरो अगर हम बताएं आपको तो ये है कि कह सकते हैं शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है कि जैसे इन्वायरमेंट में क्या होगा, जो इमिशन होगा, जो गैसेस इमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम पर्यावरण से उनको क्या करेंगे, उनको हटाएंगे, है ना, उनको हटाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पृथ्वी को तापमान बढ़ा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, उनको हटाना है, या हमको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, उनको बैलेंस करना है। अब जैसे मान लिया, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि मान लिया जितना कार्बन डाइऑक्साइड या और कोई जो गैसेज हैं ये वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं, और उतनी ही मात्रा में उन्हें किसी तकनीकी के द्वारा या प्राकृतिक तरीके से, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कार्बन कैप्चर है कि कार्बन को कैप्चर कर लिया, या कार्बन सिंक है, उसी तरीके से उसको वापस निकाल लिया जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, वायुमंडल में जो उसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो नेट जीरो का टारगेट भारत का समझ में आया अभी आपको कि नेट जीरो का भारत का टारगेट क्या है, 2070 है, इनका क्या है 2050 है। The EU Commission this July has proposed an amendment to the EU climate law enabling a 90% cut
इन इमिशंस कंपेयर टू 1990 बाई 2040। ठीक है, तो इनका ये टारगेट है, अपना डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देवर, आप देखिए, देवर टू वोट ऑन अ टारगेट फॉर 2035, है ना। लास्ट वीक फ्रांस एंड जर्मनी कह सकते हैं कि, ये छोड़िए यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि EU इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स NDC अहेड ऑफ COP30, है ना। तो संभावना है, क्या संभावना है कि भाई ये जो है COP30 के पास जो है EU क्या करेगा, अपने NDC सबमिट करेगा, है ना। ऐसी संभावना लगाई जा रही है, और अपना टारगेट भी डिसाइड करेंगे। तो वो क्या डिसाइड करेंगे वो छोड़ दीजिए, हमें अब इम्पॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट को समझना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स हैज़, अच्छा एक सबसे खास बात है, आपको मालूम होगा कि यूएस क्या हो गया है, पेरिस जो एग्रीमेंट COP21 का हुआ था, तो क्लाइमेट चेंज के जो समझौता है उससे कौन बाहर हो गया है, यूएसए बाहर हो गया। बोला भाई हमको कोई मतलब नहीं, हमारा ये तो सब नौटंकी है, ये सब ड्रामा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो बाहर हो गया है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे चाइना भी क्या करेगा, विल अनाउंस एम्बिशियस NDCs। चाइना भी क्या करेगा, चाइना भी अपने जो टारगेट है NDCs के, वो क्या करेगा, वो भी मतलब कह सकता सबमिट करेगा। तो मेजर रिडक्शन सोर्सेज इन द कह सकते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सजेस्ट वुड लाइकली रिजल्ट्स फ्रॉम बायलैटरल एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज वेयर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज जॉइंटली इन्वेस्टेड इन क्लीन एनर्जी। भाई दोनों को जरूरत है ना, दोनों देश डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज मिलके क्या करें, क्लीन एनर्जी के लिए काम करें, है ना। और यहाँ पे जो है, हाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स की बात की गई बेटा, यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स की बात की गई है। तो हमारे UPSC के एग्जामिनेशन के लिए एक सबसे ख़ास बात ये है कि हमको जो टर्म्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही हमको यहाँ पे समझने होते हैं कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। देखिए कार्बन क्रेडिट क्या है, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र, एक तरीके का सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे सर्टिफिकेट है कार्बन क्रेडिट, है ना, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट या परमिट। जो मतलब क्या होता है कि जैसे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 1 टन का 1 टन CO2, है ना, 1 टन CO2, तो 1 टन CO2 के बराबर ग्रीन हाउस जो गैस को उत्सर्जन को कम करने या रोकने, है ना, या वायुमंडल से हटाने के बराबर है, जो खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो मतलब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन क्रेडिट आपका हो गया। कि अगर आपको जो है मान लिया फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, अब कोई कंट्री जो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहा है कि उसके बराबर को पेड़ लगा रहा है, उसके बराबर जो है एब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्रेडिट किसको मिलेगा, जो पेड़ लगा रहा है, जो मतलब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो ये कार्बन क्रेडिट, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो खरीद लेगा, है ना। और कोई देश ऐसा है जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, इमिशन कर रहा है ना, तो मतलब वो क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है इतना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो क्या करेगा, वो कहीं से जो है ऐसे किसी देश से, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल भारत है ना, मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मान लिया ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है। तो जब पॉल्यूशन करेगा तो उसको क्या ज़रूरत होगी, उसको ज़रूरत ये होगी कि भाई हमें अपने कार्बन इमिशन को कम करना है। तो वो क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट हमसे खरीदेगा कि भारत ने हिमाचल प्रदेश में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए फॉरेस्ट लगाए हैं, तो हमसे वो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेगा, वो खरीद लेगा। तो ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, खरीदे और बेचे जाते हैं। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो इससे क्या होता है, उत्सर्जन में कमी आती है ना, और ट्रेड होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट यही है भाई क्या, कि मतलब फॉर एग्जांपल आप देखें जलवायु परिवर्तन को कम करना, क्लाइमेट चेंज को कम करना, है ना, ये उसका ऑब्जेक्ट है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना। और दूसरी सबसे खास बात क्या है, दूसरी सबसे खास बात ये है
कि जैसे मान लिया अफॉरेस्टेशन है, अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगा, CO2 ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ चल रहा था, पराली जलाने वाला न्यूज़ चल रहा था, तो पराली आप ज़्यादा जलाओगे तो क्या होगा, कार्बन इमिशन ज़्यादा होगा, तो कार्बन क्रेडिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें जो है ऐसी प्रक्रियाओं को लाना है जिससे, है ना, जिससे क्या हो, जिससे हमें कार्बन क्रेडिट मिले, है ना। तो कार्बन क्रेडिट मैंने आपको समझाया। उसके बाद इंडियन इनिशिएटिव, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड सच एन एग्रीमेंट कॉल्ड JCM, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, है ना, विद जापान। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट जो है, जो JCM की जो हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं। देखिए JCM क्या है, अ सिस्टम वेयर कंट्रीज कोलैबोरेट एंड ऑन इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स एंड शेयर द बेनिफिट्स। बात समझ में आई आपको कि कार्बन क्रेडिट में इसमें क्या होता है, JCM में क्या होता है, अ सिस्टम वेयर कंट्रीज कोलैबोरेट, एक साथ आते हैं ऑन इमिशन रिडक्शन, कि इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट, जैसे हम जापान के साथ ये काम कर रहे हैं, JCM का काम कर रहे हैं कि कार्बन रिडक्शन को कैसे कम करना है, ठीक है, कार्बन रिडक्शन को कैसे कम करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये है ना, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, एक ऐसी प्रणाली जहाँ देश उत्सर्जन कम करने के प्रोजेक्ट पर सहयोग करते हैं और लाभ साझा करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। अब एक बार आपको थोड़ा सा इसका और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया माइट इंक्रीज इट्स एनर्जी एफिशिएंसी। हम क्या कर रहे हैं, अपनी अभी क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो एनर्जी एफिशिएंसी उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। कहाँ पर, हमारी जो टारगेट है NDC जो हम शामिल करने जा रहे हैं ना, अभी हम कब कर रहे हैं, ब्राज़ील में कर रहे हैं ना। अभी नवंबर से 10 नवंबर से जो होगा वहाँ अपने NDC शामिल करेंगे, तो हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे, है ना। अच्छा 2022 में हमने अपने NDC में शामिल किए थे, तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कार्बन सिंक हम कितना क्रिएट करेंगे, हमारा 2030 तक था, है ना। उसके बाद फिर हम इमिशन को कितना रिड्यूस करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को कितना रिड्यूस करेंगे, पर यूनिट ऑफ GDP कितना 45%, है ना, 2005 लेवल्स बाय 2030। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम नहीं शिफ्ट होंगे, हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट, नॉन फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट होंगे हम, और 2030 तक। और गवर्नमेंट का थोड़ा सा हायर एफिशिएंसी टारगेट है ऐसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, अब ये तो बताएं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मस्ट रिवाइज एवरी 5 ईयर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, और एक सबसे खास बात क्या है कि इंडियाज इमिशन हैव ग्रोन बट इट्स इंटेंसिटी हैज़ ड्रॉप बाय, इंटेंसिटी क्या हो गई, हमारा इमिशन जो है वो बढ़ा है, लेकिन इंटेंसिटी हमने क्या किया, वो कम की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंट्री इज ऑल्सो इंस्टॉलिंग 50% ऑफ इट्स पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। एट COP30 इंडिया may submit updated NDCs. It signed the JCM with Japan to work on emission reduction projects. Developing countries are not willing to share these benefits easily. The European Union aims to net zero emission by 2030. भारत का कितना है 2070 में, मैंने आपको बताया। US has left Paris Agreement. The planet is warming and countries must act to limit temperature rise, है ना। तो की पॉइंट्स क्या हैं इसके लिए, हमको क्या फोकस करना है, इंडियाज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंसी सो इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट, बिल्कुल सही है ना। मतलब हम लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो रिन्यू कर सकते हैं, है ना, रिन्यू कर सकते हैं। जैसे सोलर है, सोलर कभी ख़त्म नहीं होगा, सूर्य से प्रकाश मिलता रहेगा हमेशा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। तो एफिशिएंसी शोज इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट। COP30 विल असेस ग्लोबल प्रोग्रेस एंड चैलेंज इट्स मीटिंग पेरिस गोल्स। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात मैंने आपको बताया। तो ये जो था ये पूरा टॉपिक था। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये रखना चाहता हूँ बेटा कि हाँ, एक थोड़ा सा और
टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए फ्रांस और जर्मनी 2035 के बाद के लक्ष्य पर वोट दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने, मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना टारगेट रखा है। अमेरिका तो बाहर ही है, यूरोपीय संघ टारगेट करेगा, है ना, और ये तो मैंने आपको डिस्कस किया। यूरोपीय संघ 2040 तक क्या करेगा, 90% कट रिडक्शन के लिए क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा, है ना। चीन अभी डिक्लेरेशन देगा। तो इस तरीके से जो है, अब यहाँ पे क्या है, कुल मिलाकर सभी देशों को पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल वार्मिंग का लिमिट है उसको करने के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये था टॉपिक पूरा, मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, तो ज़रा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि मैंने जो है डेली बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, प्रीलिम्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डेली बेसिस पर तैयार कर रहा हूँ कि अभी आने वाले प्रीलिम्स में आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। देखिए आप, तो ये क्वेश्चन जो हैं डेली में द हिंदू पेपर से, डेली पेपर से ये क्वेश्चन जो है वो जनरेट करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ और उन विद एक्सप्लेनेशन डेली द हिंदू से, है ना। तो आप प्रीलिम्स के लिए जब जा रहे होंगे तो अगर ये क्वेश्चन और ये एक्सप्लेनेशन जो है आप देख लेंगे एक बार, तो आपका एक करंट अफेयर जो है वो आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने किया है। उसी तरीके से मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ तो डेली बेसिस पे, तो मेंस के लिए भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन किए, आप देख सकते हैं। तो मेंस के लिए जब आप जाएंगे तो ये जो करंट अफेयर्स का जो डेली बेसिस पे जो हम क्वेश्चन बनाते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं इसमें, ये आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं जो भी पोटेंशियल क्वेश्चन। तो अगर आपको इस प्रकार से कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है कह सकते हैं ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और देन जो है मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो ये जो क्लासेस है ये ऑनलाइन मोड में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होता है। अगर आपको 2026 या 27 या 28 के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं द हिंदू के एनालिसिस के साथ, और चलिए बाय, टेक केयर।